ड्यू टू द मूव, देखना भाई, स्टार्ट कर दिया क्या? ठीक है, करो, कर दिया, ठीक है। हमारा ये कौन सा लेक्चर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर डैश है ये, ठीक है, लेक्चर नंबर डैश। कुछ चीजें आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल नोट्स है जिसके थ्रू हम पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है, जो कि आपका वहां पर था। अब क्या है, ये आवाज जो कर रहा है इसकी वजह से सारी, ठीक है ना, बस ठीक है। तो क्या है, ये सारे के सारे जो भी चीजें इस नोट्स में दी गई हैं 2-3 पेज के नोट्स में, वो सब चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ वहां दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में ये सब चीजें दी हुई है, लेकिन घचपच दिया हुआ है। कैसे दिया है? यहाँ पे नहीं, गलत, रॉन्ग स्पेलिंग। जो घचपच की स्पेलिंग आपके काम आ सकती है, सी से नहीं स्टार्ट होता है, जी से होता है। एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है, लेकिन कैसे दी है? घचपच दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सब लोग, स्ट्रेट आ जाओ, ये सब आपके काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख करके आपको दे दिया है। समझेंगे चीजें को, क्या होता है आपका पहला। अब ये सब का सब जितना भी इसके अंदर अवेलेबल है, सब कुछ क्या है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया, यहाँ वहां करके दिया, इसलिए मैंने इसको एक जगह पे ला करके सबको फिट कर दिया है। देखना क्या क्या चीजें हैं सब। पहला क्या था, अब कुछ चीजें से हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। पहला क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सिंबल क्या है इसका, कैपिटल आर। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो क्या है, रेजिस्टेंस को हम लोग, अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फिजिक्स में कैसे फाइंड करते थे, व्हीट स्टोन ब्रिज के हेल्प से। तो वही चीज कहां पर होती है, केमिस्ट्री में भी लागू होती है। सिंपल बात देखना, और क्या इसके अंदर लिख दिया है, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि आर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और डायरेक्टली होगा किसके, लेंथ के। यानी अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो आपका कुछ इस प्रकार हो सकता है, L/A, इसको हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट यहां पर लग जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L/A हो जाएगा। देखना आगे क्या हुआ, इन द इक्वेशन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिनोटेड बाय कॉल्ड रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है। इन द इक्वेशन द कांस्टेंट ऑफ डिनोटेड बाय, अंग्रेजी में यहां दिक्कत हो गई, अंग्रेजी डिनोटेड बाय, ठीक है। तो क्या आपका, इन द इक्वेशन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिनोटेड बाय रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो हम लोग ये जो रो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, याद रखना, ठीक है। यूनिट क्या होता है इसका, ओम मीटर। व्हेन लेंथ इज, और समझना, व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रेसिस्टिविटी बिकम्स द रेजिस्टेंस। मतलब रेसिस्टिविटी भी क्या, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। कब है, जब क्या हो, कंडक्टर की लेंथ आपकी 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। सिंपल बात है। तो क्या है, रेसिस्टिविटी भी एक टाइप का रेजिस्टेंस। अब इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में करें चेंज 1 ओम मीटर को, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 100 ओम सेंटीमीटर। या फिर 1 ओम सेंटीमीटर को अगर चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या लिखा आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देख लिया, उसी का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सबको पता है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। सिंपल बात है। G इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1/R होता है, तो क्या हो जाएगा, A/ρL हो जाएगा। अब 1/ρ को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कप्पा। क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, कप्पा, यानी क्या हो जाएगा, कप्पा A/L हो जाएगा। समझना क्या लिखा हुआ है। यूनिट क्या होता है इसका, साइमन्स। क्या होता है, साइमन, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल S। इट इज इक्वल टू ओम इनवर्स, ऑल्सो नोन एज महो और ओम इनवर्स, ठीक है। तो क्या है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा को ओम इनवर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स, जाहिर सी बात है। या फिर ओम का उल्टा क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया महू। अब क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, ये पहला पॉइंट है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। फिर क्या लिखा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, तो ये आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, मतलब जो कहां पे होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनकी मूवमेंट यहां से वहां ज्यादातर हो सकती है, जिनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं या फिर अंदर दे सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टेंस क्या होगा, उतना अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या लिखा आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर देना क्या लिखा हुआ, ज्ञान की बात, क्या लिखा है, द फ्री आयन्स Na प्लस एंड Cl माइनस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस इन अ सॉल्यूशन। तो क्या है, किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी, अब सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कंडक्टेंस क्यों होता है, आयंस की वजह से होता है। क्यों होता है, आयंस की वजह से, ठीक है। लेकिन एक हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ते हैं, वो क्या होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन ये वाला क्या होता है, आयंस के, दोनों में अंतर है, ठीक है। फिजिक्स वाले में और इसमें अंतर है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन पढ़ते हैं। वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से था, यहां पे क्या हो रहा है, आयन से मूवमेंट से हो रहा है। लिखो कॉपी में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दोनों में अंतर है भाई, इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बोलो, लिखो पहला इसके बारे में, द कंडक्टेंस that takes place due to the movement of ions, due to the movement of ions present in the electrolytic solution, due to the movement of ions present in the electrolytic solution। उसके लिखो, the conductance that takes place, the conductance that takes place the conductance that takes place due to the movement of free electrons, due to the movement of free electrons। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री होते हैं एटम्स में, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखेंगे इसका क्या है। अब क्या लिखा है आपका, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। तो क्या है, रेसिस्टिविटी का अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी, यानी कि ओम इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा, 1 अपॉन कप्पा। तो हम लोगों ने 3-4 चीजें यहाँ पे पढ़ ली है, बताना क्या क्या पढ़ लिया है। लोड हो जाए,
देखना भाई, यहां पे हमने 4 डिफरेंट टर्म्स पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था? रेजिस्टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस। सिंबल क्या था उसका? कैपिटल आर। फिर क्या पढ़ा है हमने? कंडक्टेंस पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कंडक्टेंस, कैपिटल। फिर क्या पढ़ा है हमने? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या था? सिंबल। फिर क्या पढ़ा है? कंडक्टिविटी। क्या है सिंबल? याद रखना भाई, ये सब आपको याद होना चाहिए वरना सवाल नहीं सॉल्व होंगे। क्या है? कप्पा। ठीक है, हमने 4 चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। पहला क्या है? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ये चारों आपको याद होना चाहिए, इन चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल ग्रीक, कौन सा आपका? कप्पा। इट इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, फिर क्या लिखा है? जब आपकी लेंथ क्या हो जाए 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो आपका कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस बन जाएगा। सिंपल बातें हैं। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किस किस चीजों पे? किसके ऊपर करती है? पहला क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या आपका? साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। मतलब क्या है? आयंस कौन कौन से बन रहे हैं और कितना अच्छे से आयन घुल पा रहे हैं। सॉल्वेशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कितना अच्छे से घुल पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन बोलते हैं केमिस्ट्री में। फिर देखना क्या लिखा हुआ है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्या चीज? किसी लिक्विड को ठीक है। फिर देना अगला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फिर क्या? इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, पहले क्या हमने पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वहां पे क्या हो रहा था? टेम्परेचर के साथ वो डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। ये क्या हो रही है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। यही क्या है? सबसे बड़ा अंतर है जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और जो यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों में ये जमीन आसमान का अंतर है। और सर क्या है? छठा आपका कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। अब क्या लिखा है? मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंटेंट। मतलब क्या है? कितनी अच्छी कंडक्टिविटी है उसके ऊपर मैटर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या आपका? कंडक्टर, फिर क्या है? इंसुलेटर, फिर क्या आपका? सेमीकंडक्टर। अब देखना कंडक्टर्स क्या होते हैं, किनको हम लोग बोलते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या आपके? सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁴। इसको भाई ठीक करना पड़ेगा मुझे। यूनिट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यूनिट अगर तुमको नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे तुम्हारी। ठीक है, गड़बड़ घोटाला हो गया इसमें सब। देखना भाई क्या लिखा है? सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। मतलब ऐसे सॉलिड जिनकी क्या है? कंडक्टिविटी 10⁴ से लेकर के 10⁷ तक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। मेटल की क्या होती है? कंडक्टिविटी 10⁷ ओम तक आपकी होती है। यहाँ पे क्या होगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। गड़बड़ बहुत ज्यादा हो गया इसके अंदर। ठीक है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, देना फिर क्या लिखा है? इज गुड कंडक्टर्स। ठीक है, तो क्या है? फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। फिगर यहाँ पे दिया हुआ किसका? आपका मेटल इज यूज्ड एट द टिप ऑफ द प्लग दैट इज इंसर्टेड इनटू द सॉकेट। देखा होगा टिप प्लग का। अब क्या आता है तुम्हारा? इंसुलेटर। क्या आता है? इंसुलेटर। क्या होता है इसमें? सॉलिड्स विद वेरी लो कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। फॉर एग्जांपल आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ हो गया और ग्लास हो गया। जाहिर सी बात है। तो क्या लिखा है? वुड एंड प्लास्टिक्स आर सॉलिड्स बट दे आर इंसुलेटर्स। फिर क्या आपका? अ मैन टचिंग द electric pole with a metal rod will get an electric shock because metal rod is a conductor, whereas a man touching the same with a wooden plank will be safe because wood is insulator। जाहिर सी बात है, सब तो कहानी है, सबको पता है।
बच्चों वाली बात है। फिर क्या लिखा आपका, सेमीकंडक्टर सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज, मतलब क्या है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्टिविटी होनी चाहिए। 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। फॉर एग्जांपल आपके सेमी कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है, और कौन होता है, सिलिकॉन होता है। फिर उसके बाद आपका ये सवाल निकल के आएगा, ठीक है पहले इसको पढ़ लो। अब क्या लिखा आपका, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्मूला L/A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। तो क्या है, ये जो L/A होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, L/A को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। याद रखना, L/A को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सिंबल क्या होता है, G डैश, क्या होता है, G डैश, G के ऊपर डैश रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, द सेल कांस्टेंट, the cell constant depends on the distance between the electrodes and their area of cross section। तो क्या है, सेल कांस्टेंट दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके किसके ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और आपका एरिया ऑफ क्रॉस। तो अगर तुम कोई तुमसे पूछे ये जो G में G इज इक्वल टू G डैश इज इक्वल टू L/A में L क्या है और A क्या है, तो क्या तुम बता पाओगे, L क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और किसका रहेगा, जब उसी की बात ही हो रही है तो। पता नहीं कौन बोला है अभी यहां पर, ये किसने बोला है, ये वाला पाप कौन कर रहा है, अगर ये आप कर रहे हैं तो आज जन्माष्टमी का दिन और आज आप पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा। It is determined by measuring the resistance of the cell containing a solution of known conductor। देखना पड़े ध्यान से, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बाई मेजरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब क्या है, सेल का रेसिस्टेंस मेजर कर लो और आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए उसकी कंडक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों पता है तो आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब बताओ रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है कैपिटल आर, और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कप्पा होता है। क्या होता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आएगा। समझ आया। अब ये एक आपका आता है सवाल मार्केट में, इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहले क्या पूछा सवाल में, देना बड़े ध्यान से, क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना, मतलब आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी इज इतना, कंडक्टिविटी भी दी हुई है, बाकी आपका कप्पा भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कप्पा यहाँ पे दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी है और रेजिस्टेंस दिया है, और पूछा है अब क्या बताना है, सेल कांस्टेंट बताना है। G डैश पूछा है, कंडक्टिविटी दिया और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, सब कुछ तो दिया हुआ है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर।
में आगे इसको लेकर के जिंदगी में इसके ऊपर हम सवाल करेंगे, सवाल देखते हैं पहले एनसीईआरटी में सवाल दिए हैं कि नहीं इसके ऊपर। कौन सा वाला इसमें से? ये है क्या? अब बताओ, ये है ना? देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या सवाल दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का फुल फॉर्म कौन कौन जानता है? ये तो खुल ही नहीं रहा भाई, गर्मी इतना तो हो रही है आज, पता नहीं क्यों। बताओ। नेशनल नेशनल योगा और क्या? इंटरनेशनल है नहीं एनसीईआरटी। ये क्या लिखा बताओ? अगर हम सवाल इसमें देखें तो एनसीईआरटी में जल्दी देता ही नहीं है सवाल, ये तो दिक्कत वाली बात है। रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। चलो, क्या है आपका? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज, फालतू यार, कुछ और कुछ और। ये है क्या? चलो भाई, इसको छोड़ करके आपको यहां तक ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। इस सवाल में रेसिस्टिविटी आपको फाइंड करनी है और आपको फाइंड करनी है कंडक्टिविटी, और सभी को अपने मन से सॉल्व करना है, ठीक है? बाकी देख लो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रो एल अपॉन ए आपका होता है, ठीक है? चलो ठीक है, कर लो, करो करो करो। पहले कोई आसान सा सवाल सॉल्व करेंगे। पहले कोई हम सॉल्व करेंगे आसान सवाल, आसान। क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाकी यार, तो बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल। लिखो, फाइंड द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, मतलब यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इन चारों का आपको यूनिट फाइंड करके मुझे दिखाना है, ठीक है? फॉर्मूला से तुमको पता है, एसआई फाइंड करना है तो मतलब कोई पार्टिकुलर ऐसा यूनिट आपको फाइंड नहीं करना है, नॉर्मल यूनिट फाइंड करना है। यही चारों है भाई, इन चारों का फाइंड करना है। यूनिट, एसआई यूनिट। पहले तो रेसिस्टेंस का दिखाओ फाइंड करके, रेसिस्टेंस का। हाँ हाँ,
रेसिस्टेंस का तो सब लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा, नर्सरी के बच्चे से पूछो बता देगा रेसिस्टेंस का। अब बताओ रेसिस्टिविटी का क्या होगा, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का बताओ, रेसिस्टिविटी। फॉर्मूले से आ जाएगा, फॉर्मूले से हो जाएगा कि मैं करूं? हाँ, रेसिस्टेंस का देखो, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन, क्या तुमको ये पता है? इसको यहां लेके जाओ, आर ए अपॉन एल हो जाएगा रो का। अरे ये रो और एल तो दिन ये क्या है, एल इज इक्वल टू रो, ठीक है। आर का क्या होता है, ओम होता है, पता है तुमको। ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका क्या होता है, मीटर, कट जाएगा ओम मीटर, एज सिंपल एज दैट। अब ऐसे आपको फाइंड करना है कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का। अब कर लेना भाई। यूनिट एंड डायमेंशन मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ा देता हूं। क्या तुमने फाइंड कर लिया कितना कितना आया? कितना? साइमन नहीं, वो ये ऐसे फाइंड करना है। साइमन सबको पता है उसका, तो इस तरीके से मैंने, याद और नहीं रह पाएगा भाई सवाल में, हर बार थोड़ी ना साइमन ही देगा, कुछ और भी तो आ सकता है ना। तुमको यूनिट देख करके पहचानना पड़ेगा कि सवाल में दिया क्या है। इसके जो आएंगे सवाल अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जब अच्छे अच्छे सवाल इसके ऊपर, तो आपको यूनिट देख करके पहचानना पड़ेगा। वो डायरेक्ट कभी लिखेगा ही नहीं कि उसने क्या दिया है, वो जिद्दी है, उसका यही मकसद है कि तुम्हारा नंबर कटे। मेरी यही बुक्स यार पता नहीं कहाँ गई वो वाली, क्या मैं यही तो कंडक्टेंस रेसिस्टेंस। हो गया भाई? क्या सभी का हो गया? सवाल करेंगे सॉल्व भाई इसके, जितना हम करेंगे सवाल सॉल्व उतना सीखेंगे, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, क्या लिखा है इसके अंदर, द आयनिक कंडक्टेंस इतना इतना, इक्वलेंट कंडक्टेंस तो अभी हम निकाल नहीं सकते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ,
सवाल में भाई हालत खराब है। अच्छा मुझे बताओ सेल कांस्टेंट का क्या रहेगा यूनिट? मुझे आप लोग बताएंगे सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? सेल कांस्टेंट का, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? ऐसे नहीं लिखते हैं भाई, काटते पीटते भी हैं। तो बताओ क्या रहेगा? पता है ना भाई, ये सब चीजें समझ में आ रही है ना? मीटर इनवर्स, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर? तुक्का मारते हो भाई तुम लोग बैठ करके बस खाली। 3 उसके आसपास भी नहीं है। देखो पढ़ेंगे अब मोलर कंडक्टिविटी, सवाल अभी बनेंगे नहीं ऐसे, ठीक है? थोड़ा सवाल पढ़ लेंगे फिर सवाल अच्छे बन जाएंगे। क्या पढ़ना है हमको? अरेंजमेंट ऑफ, इसको यहां बुलाओ, अरेंजमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब क्या है? रेजिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाए। थोड़ा दूर दूर रहेगा, चलो चलो ठीक है। क्या आपका? अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी कंडक्टिविटी सेल का, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का या फिर कंडक्टिविटी सेल का। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसी की बात हो रही है, ठीक है? कुछ अभी नया नहीं आया है। अब देखो क्या है, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, तुमको दिख रहा होगा। क्या ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या लिखा है? बात यार, ये आ जा रहा है क्या बीच में? पटपटा दे रहा है उसी में। देखो क्या लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज R3 एंड R4। बारिश बहुत तेज होने वाली है, ठीक है। द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज R3 एंड R4। मतलब क्या है? इसके अंदर 2 रेजिस्टेंस लगाए गए अलग से, एक क्या आपका R3 और एक क्या आपका R4। फिर क्या लिखा है? देयर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 एंड अ कंडक्टिविटी सेल विद अननोन रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पे एक और डाला गया है रेजिस्टेंस जो कि क्या आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो आपका वेरी कर सकता है। और फिर साथ में क्या मार दिया? एक कंडक्टिविटी सेल है। अब सेल है, इसका भी क्या होगा? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या लिखा है? द व्हीट स्टोन ब्रिज इज प्रोवाइडेड विथ एन, ये क्या जरा बीच में, द व्हीट स्टोन ब्रिज इज प्रोवाइडेड विथ एन ऑसिलेटर ओ दैट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एसी पावर। तो क्या है? पावर कहां से दी जा रही है? एसी सोर्स से। यहां पर आपका दिया हुआ है बीच में एक ऑसिलेटर मार दिया गया है। ऑसिलेटर क्या होता है पूछ लेना अपना फिजिक्स में, ठीक है? जो कि ऑसिलेटर मुझे भी नहीं पता है क्या होता है। यहाँ पे मतलब क्या है इसका? देखो मतलब क्या है, ऑसिलेटर कोई भी चीज होती है मान के चलो, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये एक सोर्स है जहां से पावर दी जा रही है, बस सिंपल बात है, ठीक है? फिर क्या लिखा है? द अरेंजमेंट ऑल्सो हैज अ सुटेबल डिटेक्टर। भी यहाँ पे बीच में दिया हुआ है पी नाम का डिटेक्टर, यहाँ पे दिया हुआ है पी नाम का, जो डिटेक्ट करेगा करंट को। द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डिटेक्टर। मतलब क्या है? जब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा तब क्या है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। डिटेक्टर का काम क्या होता है? जब करंट वरंट यहां से जाएगा तो वो उसको डिटेक्ट करेगा कि आपका करंट पास हो रहा है। अब क्या, अगर हम लोग को फाइंड करना है अननोन रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला? R2 इज इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3। यहां पे लिख दिया डायरेक्ट। तुमको पता है कैसे लिखते हैं इनडायरेक्ट? पता है ना फिजिक्स? मतलब हो जाएगा ना, निकाल लोगे ना इसको, ठीक। फिर क्या देखो इसके अंदर, अरे वाह ठंडी हवा इतनी आ रही है, बेहतरीन। आफ्टर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी, हाँ ठीक है, देखो भाई
यहां पर कॉमा नहीं दिया, देखो यहां पे कॉमा मिसिंग है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। आफ्टर कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्टेंस निकालने के बाद। द कंडक्टिविटी कैन बी इजिली कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू कप्पा इंटू एल पेल नहीं होता है, आर होता है। फिर क्या आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी, क्या आता है मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, नाम में लिखा हुआ, ठीक है, ये सब आप छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। क्या लिखा है नाम में, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी प्रेजेंट इन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितनी कंडक्टिविटी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल बात है, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, तो वो सब क्या लिखा हुआ है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा एम, क्या लिखते हैं डेल्टा एम, क्या होता है यूनिट, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या आएगा आपका सी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब बताओ इसमें सी क्या है, सी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं, कैपिटल सी का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है मुझे बताओ, नहीं पढ़े क्या कैपिटल सी क्या केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट, कैपिटल सी, सॉल्यूशन चैप्टर में आता है कैपिटल सी। कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलैरिटी। तो कैपिटल सी का क्या मतलब है यहाँ पर, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन। फॉर्मूला तुमको पता है, अब इसको खींच देना। अब मेन क्या इसमें है, मेन जो आपकी कठिनाई है वो आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है, जो कष्ट है वो कहां पर है, उसको चेंज करना है इस फॉर्म में। क्या तुम कर पाओगे, करके दिखाओ, अगर नहीं भी कर पाओगे तो भी करके दिखाओ। अब इसको आप करके दिखाएं चेंज, दिमाग यहां पे खर्च होगा। नहीं हुआ क्या, इसका यूनिट आप फाइंड करके लेके आएंगे घर से, ठीक है। अच्छा बस खाली बताओ कंसंट्रेशन का क्या होता है यूनिट, सानिया आप बताइए कंसंट्रेशन का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मतलब मोलैरिटी का, बेसिकली मोलैरिटी का यूनिट है, नहीं ये बताओ मीटर लीटर इस समय, हाँ हाँ मोलैरिटी का मैं यूनिट पूछ रहा हूँ एकदम अच्छे शब्द, मतलब उसमें मीटर लीटर इन सब में, मोल में। मोलर होता है 1 मोलर, जैसे मोलर लिखा हुआ है, इस मोलर को तुम चेंज करो लीटर बड़े यूनिट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, इसको आप चेंज करना है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट आपको बताना, ये स्टैंडर्ड यूनिट आपको बताना है, एसआई यूनिट, ठीक है। वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट, तुमको बताना है एसआई यूनिट। यूनिट बताओ, मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ आंसर में, ये तो मैं अपना लिख रहा हूँ।
या तो आप इसका बताएं यूनिट, वरना फिर हम आपको ये नाम देंगे। अगले एक हफ्ते तक हम आपको इस नाम से पुकारेंगे, चिकमगालुर। अगले एक हफ्ते तक आपको कोचिंग के सारे बच्चे यही बोलेंगे। तो फिर आप इसका आंसर दें। एक मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? क्या बेटा, क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन का बताओ यूनिट। अच्छा ठीक है, मान के चलो इसका आ रहा है मोल पर लीटर। अब बताओ कैसे तुमने फाइंड किया ये यूनिट? ये यूनिट आपने कैसे फाइंड किया? मोल पर लीटर, ये यूनिट आपने कैसे फाइंड किया? या फिर आपने किसी से पूछ के बताया है? दोनों चीज आप बोल सकते हैं। क्या आपने किसी से पूछ के? हाँ, तो अब आपने क्या किया? मुझे ट्रिगर कर दिया। समझ आई बात? सॉल्यूशन तो भाड़ में जाए, तुमने किसी से पूछ करके बता के मुझे कर दिया ट्रिगर। मेन बात क्या होती है? क्या नाम लिखा है? अच्छा, अरे वो ब्रॉडकास्टिंग, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आपने बताइए, किसी तीसरे आदमी से पूछ के मुझे क्यों बताया? क्या तुम मुझे पागल मानती हो, या फिर तुम मुझे ऐसे कोई बैल की तरह टीचर मानती हो? तो फिर तुमको अपने मन से था बताना। गलती करो, घर पे कॉल जाएगा, पढ़ाई करोगी, बात खत्म। दूसरे से पूछ के अगर बताओगी तो घर पे कॉल जाएगा, और उसके बाद फिर घर पे मिलने जाएंगे, 2 मिनट 1 घंटे का अपना मीटिंग करेंगे। इस तरह का काम नहीं करो भाई। आज मेरा थोड़ा सा उस तरह का मूड है, गुस्से वाला मूड नहीं हो पा रहा है, तो चाह रहा हूं होने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए आप एक काम करिए, किसी से पूछ सके ना बताएं। अब मैं प्रीति से चाहूंगा पूछना कि आप बताइए मोल फ्रैक्शन की यूनिट। मोल फ्रैक्शन, काई, क्या बोलते हैं भाई इसको? काई बोलते हैं। काई की यूनिट बताओ। अगर मैं इसको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर बायो में पूरा हो चुका है तुम लोग का। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर, क्योंकि सुबह आप नहीं आए थे, और मैंने अपने आप को खुद को मैंने पढ़ा दिया। लेक्चर हो गया अपलोड, 2.5 घंटे का लेक्चर अपलोड हुआ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप नहीं आते तो आप बताइए मोल फ्रैक्शन का। आसान है भाई, यूनिट अगर नहीं हो पाएगा ना फाइंड, तो तुमसे सवाल नहीं होंगे सॉल्व। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आप यूनिट नहीं जान पाएंगे किसी भी चीज का, सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं। 12th क्लास में वो सवाल ये नहीं देगा कैसे लिखा हुआ है, 1 मीटर लेंथ है, 2 मीटर एरिया है, निकालो रेसिस्टेंस, ऐसे नहीं देगा भाई। वो बताएगा ही नहीं कि ये क्या दिया हुआ है। समझ आ रहा है? वो बस खाली यूनिट देगा, वो बताएगा ही नहीं कि क्या चीज है। वो तुमको यूनिट देख के जानना पड़ेगा कि ये लेंथ दिया है। समझ रहे हो बात को? तो आपको यूनिट जानना पड़ेगा। आप बताइए क्या है यूनिट मोल फ्रैक्शन का? सानिया, आप बताइए क्या होता है मोल फ्रैक्शन का यूनिट? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ। हाँ, तो अब उसका बताओ यूनिट क्या होता है इसका। मान लो पूछ रहा है काई ए, पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, और जो आपका सॉल्यूशन है वो ए प्लस बी का सॉल्यूशन है। किसका? ए प्लस बी का सॉल्यूशन है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? एन ए अपॉन, ये तुमको पता है। अब तुमको फाइंड करना है इसका यूनिट। कैसे फाइंड करते हैं? ये सब यूनिट एंड डायमेंशन नाम का एक चैप्टर आता है क्लास 11th में। कहां पे आता है? क्लास 11th को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? मोल आता है यूनिट। क्या आता है इसका? यूनिट मोल आता है। इसका क्या आता है? मोल ही आता है भाई, इसका भी। ठीक है, मोल प्लस मोल तो मोल ही आएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये वाला मोल और ये वाला मोल।
तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। समझ आया, क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। समझ आया ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी, किसी बात करते हैं मोलैरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होता है, लीटर में, ये किस में होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल पर, या फिर और क्या, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, या तो मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, क्या तुमको ये चीजें आई समझ में। अगर तुमको ये चीजें आई है समझ में, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा उसका क्या कहते हैं, मोलैलिटी का हम चाहेंगे आपसे पूछना। मोलैलिटी छोटा वाला एम, एक बड़ा एम होता है, एक क्या होता है, छोटा एम होता है। छोटे एम का आप वहां पे जाके फाइंड करेंगे, हम आपको मौका देंगे वहां पे बोर्ड पे फाइंड करने का। ठीक है, अब ये कितने देर का हो गया रिकॉर्ड इसमें, 40 47। खींचो खींचो खींचो, मीटर खींचो। अब थोड़ा देर आराम से बैठे उठेंगे। क्या, हाँ फॉर्मूला लिखूं, मुझे नहीं आता है, मैं खाली पढ़ाते टाइम सीखता हूँ जल्दी जल्दी, एनसीईआरटी देख के उसका फिर भूल जाता हूँ। मैंने पहले ही बोल के रखा है। फॉर्मूला बताओ मोलैलिटी का प्रीति। मोलैलिटी किसमें, देखो प्रीति आप बैठ जाइए। अब बताओ इसका यूनिट। मम्मी को बोलो बॉर्नवीटा पिलाएं। जाओ प्रीति, आप खड़े हो जाओ वहां पर साइड में जाके, लाइट वहां कोने में नाम को रख देंगे। जाओ भाई फाइंड करो, साइड पे जल्दी जाओ 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 जाओ, खड़े हो जाओ वहां पे जाके साइड में जाओ।